हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम एक स्पेशल टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम और टाइप्स। कौन कौन से वर्क हैं जो वर्क एसोसिएटेड हैं, जैसे कि स्प्रिंग का, एक्सटर्नल फोर्स का, ग्रेविटी का, ये सब हम देखने वाले हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस का कंसेप्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये लेक्चर नंबर 4 है। ओके, तो हम इसको पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो वर्क होता है एसोसिएटेड विद कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रही है किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे। मैं इसको समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, ये कोई बॉडी है और इस पे ये एक्सटर्नल फोर्स लगा है पी। मान लेते हैं कि जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है। ठीक है। अब क्योंकि ये पी फोर्स लगा है तो ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर मान लेता हूँ इसी डायरेक्शन में। ठीक है ना। अब हमें पता है कि अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानता हूँ और इसको मैं वाई एक्सिस मानता हूँ, तो इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमें पता है कि जो वर्क डन का फॉर्मूला है, जिसे हम यू से डिनोट कर सकते हैं, 1 से लेकर 2। 1 से लेकर 2 का मतलब एक पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन पे बॉडी मूव कर रही है। जैसे कि जिस एक्सटर्नल फोर्स के कारण यहाँ पर बॉडी इस वन पोजीशन पे थी और ये अब यहाँ पर आके दूसरी पोजीशन पे आ गई है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी मैं मान लेता हूँ कि ये इसने एल कवर किया। ये सब चीज़ देखो, पहले ही सब मैंने पूरी लेक्चर सीरीज बनाई है, बट ये कुछ स्पेशल टॉपिक है जिसमें लोगों को कंफ्यूजन थी, स्पेशल मैसेज आ रहे थे, तो इसके ऊपर मैंने इसलिए लेक्चर बनाया। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं, उसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 एफ डॉट डी आर, ये हमें पता है। और इसका इंटीग्रेशन और वेक्टर से हम दिखाएंगे इसको। बट अब देखिए, समझने वाली बात क्या है, बॉडी में कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डी आर की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ से समझने वाली बात है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूँ डी एक्स। वैसे तो डी आर की वैल्यू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे होनी थी, लेकिन वाई में तो वाई डायरेक्शन में तो कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं इसको ये मान लिया मैंने इसको। अच्छा, ये जो पी फोर्स भी लग रहा है, इसके भी दो कंपोनेंट होने वाले हैं, पी कॉस अल्फा आई कैप प्लस पी साइन अल्फा जे कैप। ठीक है, हम वेक्टर से कर रहे हैं इसको, सो दैट कि हमारा जो थ्योरी ऑफ मशीन में हम जब पढ़ें बाद में तो उसमें भी दिक्कत ना है, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसी चीज़ की है। सो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं मान लूँ इसका कि भाई यहाँ पर ना ओरिजिन से x1 पॉइंट पे था और यहाँ पर आते आते ओरिजिन से x2 पॉइंट हो गया। ठीक है, 1 और 2, चाहे 1 और 2 मान लीजिए, जो आपका मन करे। ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंस क्या है, अब मैं यहाँ पर रखूँगा और ऑटोमेटिकली आपको बातें क्लियर होने वाली हैं। x1 से x2 क्यों, अब ये भी देखने वाली बात है। पी कॉस अल्फा आई कैप प्लस पी साइन अल्फा जे कैप इंटू इंटू डी एक्स आई। जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ आएगा, जे के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये जीरो होने वाला है। सो बेसिकली यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है और डी एक्स ये आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो ये जो इंटीग्रेशन की अपर और लोअर लिमिट रखी है वो पी कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। क्लियर। अब पी कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है ना, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा और अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे। तो मैं यहाँ पर पी कॉस अल्फा x2 माइनस x1। ठीक है, समझ आ ही रहा होगा आपको सारी बातें। अब पी कॉस अल्फा x2 माइनस एक्स वन अगर मैंने लिया, x2 माइनस एक्स वन क्या है, ये x2 डिस्टेंस है ओरिजिन से और ये x1 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, जितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्क डन, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वर्क डन विल बी फ्रॉम 1 to 2 विल बी पी एल कॉस अल्फा। क्लियर हो गया होगा। ये वर्क एसोसिएटेड था विद एक्सटर्नल कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, उसी भी एंगल पे लग रहा है, अल्फा की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है। और अल्फा की ये भी देखनी है कि हमने जो वैल्यू है एंगल पे डिपेंड करने वाली है। जब अल्फा की वैल्यू 90 से लेकर 270 तक रहने वाली है, वर्क डन विल बी नेगेटिव। इस केस में आप देख लो, इसी अल्फा को आप समझना। ठीक है, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट और फोर्थ में कोस तो पॉजिटिव रहता है, तो ये चीज़ समझने वाली है। ठीक है। और जो पी साइन अल्फा वाला क्यों नहीं लिया, ये भी समझना है कि पी साइन अल्फा ना डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो ये हमने बेसिक 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर कोई भी वर्क नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं इसको यहाँ से चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है वर्क डन एसोसिएटेड विद स्प्रिंग फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। अब ये बहुत अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें ना दिक्कत बहुत है लोगों को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बड़े फेमस हैं इस चीज़ के। जैसे कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, हम्म,
इस टाइप के आपने देखे भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने पहले कराए भी थे, फिर लोग उसमें डाउट था तो मैंने इसीलिए ये बनाया। ठीक है, गेट में भी कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये इनिशियल पोजीशन है। अब ये बॉडी मूव होके मैं यहाँ ऊपर बना देता हूँ, यहाँ तक पहुँच जाती है, इमेजिनरी आप समझना, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है एक्स किया है। ठीक है, और ये चीज़ है। अब यहाँ पर जो एक्स हमें समझना है, एक्स में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न भी होती है कि यार ये एक्स क्या है। एक्स जो है ना, एक डिफॉर्मेशन है फ्रॉम अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग लेंथ से, मतलब ऑब्वियसली इसकी कुछ अनस्ट्रेच्ड लेंथ होगी, उससे कितना स्ट्रेच हुआ वो एक्स होता है। ठीक है, कि ये कोई टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग नहीं है एक्स, लोगों को कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ अभी इस केस में, जो अभी आप फोर्स लगा रहे हो, इसका जो डिस्प्लेसमेंट आप करा आपने, ये डी आर राइट साइड में किया, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स है हमें पता है इधर लगता है, अपोजिट साइड में लगता है, दैट विल बी के एक्स। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, इसमें ये तो फोर्स की बात करी हमने। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में, वाई में तो नहीं हो रहा, तो डी एक्स, तो डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया, डी एक्स इंटू आई कैप हो जाएगा। और फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है, वेक्टर के टर्म में बताइए, माइनस के एक्स इंटू आई कैप, या के एक्स इंटू माइनस आई कैप, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, x1 से लेके x2 होगा, ये पोजीशन को आप x1 मान लीजिए, इस पोजीशन को आप x2 मान लीजिए। ठीक है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये f यहाँ पर माइनस का आ रहा है, तो वर्क डन जिसको हम u12 बोलते हैं, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 माइनस के एक्स आई कैप डॉट प्रोडक्ट, दिस इज डॉट प्रोडक्ट डी एक्स इंटू आई कैप, आई आई ये मतलब 1 हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, सो दैट विल बी माइनस 1/2 के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, ये रहता है। तो ये माइनस को अगर मैं अच्छे से करूँ, 1/2 के एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर होता है, ये वर्क डन है, ध्यान रखना। ये चीज ओके। मैं इसको ग्राफिकली भी आपको शो करना चाहूँगा, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको, ये भी डेफिनेट बात है। मतलब मैं इसमें ग्राफ से आपको बताता हूँ, ये जो है एफ इक्वल्स टू के एक्स, ये वाली लाइन है, ये x1 है, और यहाँ से ये सीधी लाइन है, इसको सीधा कंसीडर कर लेना। ठीक है, तो ये जो एरिया इस ट्रेपीजियम का बनता है, सीधी लाइन है। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बेटर वे में बना देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये x1 पॉइंट है और ये x2 है, तो ये जो एरिया आता है इसी को हम वर्क डन बोलते हैं। और ये लाइन क्या है, एफ इक्वल्स टू के एक्स है, ये वही लाइन है। तो ग्राफिकली भी हम इस चीज़ को हमने समझ लिया। ठीक है, के की जो यूनिट रहेगी न्यूटन पर मीटर में रहेगी, ये हमें पता है। ठीक है, और मैंने एक्स के बारे में भी आपको बता दिया। ठीक है, और ये F बराबर के एक्स, एक बात इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आप, F बराबर के एक्स तब काम करती है जो रिलेशनशिप है, जब स्प्रिंग का कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब कुछ वेट के कारण भी एक फोर्स वर्क एसोसिएटेड होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो उसको मैं यहाँ से, इसको यहाँ से हटा देते हैं। वर्क एसोसिएटेड विद वेट, नाउ द थर्ड पार्ट इज वर्क एसोसिएटेड विद वेट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन रहती है। यहाँ पर हम अभी तक दो केस में एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट किया, अभी हम यहाँ पर वाई डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। मान लेते हैं कोई बॉडी यहाँ पर थी, डेटम से इसका जो डिस्टेंस है वाई, ये y1 है। अभी ये बॉडी यहाँ पर पहुँच जाती है। ठीक है, और इसने कुछ पाथ फॉलो किया होगा, हम ये भी देखेंगे कि इस पर तो नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और ये सेकेंड पोजिशन है, ये फर्स्ट पोजिशन है, डेटम से इसकी जो पोजिशन है ये y2 है। ठीक है, और सेकेंडली मान लेते कहीं बीच में, इस मास तो इसका बॉडी का m है, तो यहाँ बीच में मैं किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे बता रहा हूँ, यहाँ mg है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो dr है, मान लेते हैं। ये टेंजेंट टू द पाथ होता है, ये भी हमें पता है, और ये x होता है और ये y होता है, हमें पता है। ठीक है, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम केस जो हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो मान के चलते हैं कि g इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखना इसको कि जो एल्टीट्यूड का सॉरी वेरिएशन है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू, जो उसका एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है जी कांस्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं, जो बॉडी का मूवमेंट है ना, उसका जो एक्सेलरेशन ज़्यादा नहीं है, तो जी को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो वर्क डन बाय वेट जो भी होगा,
जितना बॉडी ने डिस्प्लेस किया x1 y1 से, फाइनल एल्टीट्यूड कितना है उसका y2। तो इसको भी मैं उसी सेम कंसेप्ट से करने वाला हूँ, वर्क डन वाले तरीके से। u12 इक्वल्स टू क्या रहने वाला है, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, वही f डॉट डी आर रहेगा, सॉरी ये f डॉट डी आर रहने वाला है। अब f की वैल्यू देखते हैं क्या रहेगी। f की वैल्यू रहेगी माइनस एम जी इंटू जे कैप। सब चीज़ मैं वेक्टर से कर रहा हूँ, शायद इंटरेस्टिंग भी लगे, अच्छा भी लगेगा आपको। ठीक है, माइनस एम जी इंटू जे कैप क्यों लिया, क्योंकि नीचे की साइड वेट लग रहा है। अब डी आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, अब हम हमें पता है डी एक्स, ये तो कहीं भी आर्बिट्री पोजिशन पे लग रहा है, तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। समझ आ रही है ना बात, डी आर की वैल्यू मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप इसको डॉट प्रोडक्ट करो, इसका जे का आई से करोगे, ये तो जीरो रहने वाला है ना, तो सिर्फ और सिर्फ वाई वाला रहेगा। यानी कि इसकी वैल्यू जो आने वाली है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 से लेके 2 माइनस एम जी तो रहेगा ही, इंटू डी वाई रहेगा। तो यहाँ से क्या रहेगा, माइनस एम जी वाई टू माइनस वाई वन, ये वर्क डन रहने वाला है। शायद आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब यहाँ से कुछ और समझने वाली बात है कि जो हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है ना, वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है इसमें वर्क में, वेट के कारण। कौन सा करता है, वर्टिकल वाला करता है। और एक और बात, जब बॉडी राइज करती है, मतलब बॉडी राइज कर रही है, मतलब वाई टू माइनस वाई वन ग्रेटर देन जीरो है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। क्लियर होगी बात समझ में। और जब बॉडी फॉल करती है, मतलब वाई टू माइनस वाई वन लेस देन जीरो है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा कम होगा, और ये फाइनल पोजीशन, मतलब जब फॉल करेगा तो जो फाइनल डिस्टेंस है y2 है, वो कम रहेगा y1 से। जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे बॉडी फॉल कर रही है यहाँ पर, ये वाला y2 रहेगा और ये वाला क्या रहेगा, y1 रहेगा। तो y2 माइनस y1 ऑटोमेटिकली नेगेटिव रहेगा और वर्क डन विल बी पॉजिटिव। शायद समझ में आ गई होगी बात। और ये किस पाथ पे मूव कर रहा है, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बल्कि हम अच्छे से और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जैसे मैंने बताया इसको कि कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, टाइप्स ऑफ वर्क्स हमने देखे यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। अब यहाँ पर दो मोटे मोटे कंसेप्ट हमने सीखने हैं कि एक तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। मैं अभी थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स का। जब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, या क्लोज लूप के लिए वर्क डन जीरो रहता है, ये हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। बट पोटेंशियल एनर्जी का क्या कंसेप्ट हमने सीखना है कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स हमें लेंगे, तो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ जो पोटेंशियल एनर्जी का वो एसोसिएट रहेगा, मतलब ये प्ले करेगा पार्ट पोटेंशियल एनर्जी का। और वर्क डन, एक इंपॉर्टेंट बात हमने जो नोट करनी है, ये जो बल्कि हम इसी चीज़ को डिस्कस भी करेंगे कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वर्क डन कंजर्वेटिव जो है, कंजर्वेटिव वाला जो पाथ पे फॉलो नहीं करता है, वो किसके होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको देखने वाले हैं, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कितना हमें समझ आया। क्या कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके भी आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैं अब इसमें इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हमें पता है, जो हाइट से एसोसिएटेड है ग्रेविटी फोर्सेस के कारण। ठीक है, बट एमजीएच जिसे हम बोलते हैं, बट हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मैं जैसे बताता हूँ, हमेशा एग्जांपल से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लेते हैं कोई भी पार्टिकल है जिसका मास m है। ठीक है, और ये अर्थ के सरफेस के पास है, मतलब g की वैल्यू कांस्टेंट है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और तो यानी कि mg जो वेट पड़ रहा है वो कांस्टेंट है, इतना बोल सकते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम vg से डिनोट करते हैं, ये भी आप डिनोट कर लेना, vg से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं। वो क्या रहेगा, वो वर्क की वैल्यू हम देखेंगे कितनी रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट लगेगा। अभी ये देखते हैं क्या चीज़ मैंने बोली है, क्योंकि डायग्राम से ज़्यादा समझ आएगा। मान लेते हैं कोई भी पार्टिकल है, यहाँ पर है, ये इसका पाथ भी मैंने बता दिया। ठीक है, और इसका जो वेट है ये mg लग रहा है। ठीक है, mg लग रहा है। तो यहाँ पर इस वाले पोजीशन पे आके मान लेते हैं ये लोअर मोस्ट पोजीशन है। ठीक है, और इस पॉइंट पे आ गया है, ये जो पॉइंट है, ये जो हाइट है, ये h है।
ठीक है, ये जो हाइट है h है। अब समझने वाली बात क्या है कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक नीचे तक आई है, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू उसी सेम कंसेप्ट से ही जो हमें पता है एम जी एच होती है। ठीक है, जो वी जी के लिए हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ये क्या है, ये वर्क है एम जी एच अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब समझो इस बात को, पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी है, लेकिन ये क्या चीज आई है, ये वर्क है जो ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब इस बॉडी को जो लिफ्ट करना पड़ेगा अप टू दिस हाइट एच, यहाँ से यहाँ तक इस बॉडी को हमने जो लिफ्ट किया, एक तरह से वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड टू एलिवेट दिस बॉडी अप टू हाइट एच। ठीक है, तो डेटम के लिए ये जो, अगर मैं इसको डेटम मान लूंगा तो इस पॉइंट की तो पोटेंशियल एनर्जी मैं जीरो मान लूंगा, और इसके लिए कितनी हो जाएगी, मतलब एम जी एच हो जाएगी। मतलब इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है, हमेशा चेंज में डिफाइंड होती है। ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं यू रेफरेंस पॉइंट के लिए वी, सॉरी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वी रेफरेंस क्या मान लेते हैं हम, इसमें जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो डेटम के लिए जैसे मैंने बताया जीरो है। अब वीजी की वैल्यू मैंने बता दी एम जी एच है। तो दिस वर्क जो भी है इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, अगर पार्टिकल को मान लेते हैं कि हमने कुछ वर्क किया, ठीक है, पार्टिकल को अलाउ किया कि भाई तुम कुछ वर्क करो, ठीक है, जब ये अपनी पोजीशन पे, लोअर पोजीशन पे आता है, ऊपर से नीचे पे आता है, तो इसकी जो हाइट है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मान लेते हैं कवर होती है। मतलब ये चीज़ समझो अब इस चीज़ को, ये तो डाटा है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो कोई भी बॉडी है इस पॉइंट से यहाँ से लिफ्ट हो रही है, ये H1 है डाटम से, और ये कितना है H2 है, लिफ्ट हो रही है कोई भी बॉडी। तो आपने क्या किया, ग्रेविटेशनल फील्ड से अगेंस्ट वर्क किया है, ये समझने वाली बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो डेल्टा वी जी है वो होगी एम जी एच टू माइनस एच वन होगी, है ना, ये एम जी इंटू डेल्टा एच होने वाला है। तो जो कोरस्पॉन्डिंग वर्क रहेगा, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा होगा पार्टिकल पे, कोई भी बॉडी पे जिसका मास एम है, वो क्या रहने वाला है, वर्क डन क्या रहने वाला है, दैट विल बी माइनस एम जी एच टू माइनस एच वन, या माइनस एम जी इंटू डेल्टा एच। समझ रहे हो ना बात, यहाँ से मैंने ये चीज़ समझाने की कोशिश करी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होता है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, वो है नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से हमने इस चीज़ को देखा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था ये भी, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन रहती है कि यार आपने इसको मतलब माइनस क्यों लिया, प्लस क्यों लिया। तो यहाँ से ये चीज़ हमारी क्लियर होती है। ओके, तो इसका हम यूज़ करेंगे, और जो प्रिंसिपल है उसको भी देखने वाले हैं इसी तरह से। अच्छा, इसमें चाहे थोड़ा बहुत आप कम भी समझा, बट मैं आपको ना एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का भी कंसेप्ट इसमें देखेंगे कि यार उसमें तो नेगेटिव नहीं आ रहा। तो देखते हैं उसको भी, एक बार इसको रब कर लेते हैं। हम्म, सबसे पहली बात इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और वहाँ से उसको कंपेयर करते हैं। देखिए, जो सेकंड एग्जांपल है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, कोई भी इलास्टिक बॉडी का जब डिफॉर्मेशन होता है, जैसे कि स्प्रिंग की बात करें, ठीक है, जिस एग्जांपल की हम बात करने जा रहे हैं, तो जो वर्क होता है स्प्रिंग पे, जो उसको डिफॉर्म करने के लिए वो स्टोर हो जाता है स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हमने उस पर कुछ काम किया, वो डिफॉर्म हुआ, तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होगी जिसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैं वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा जो वर्क मैंने किया, ठीक है, उस स्प्रिंग पे जो कि वो डिफॉर्म हो गया, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग के अंदर, उसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम वी ई से डिनोट करते हैं। ये सब कन्वेंशन आप याद रखना। वी जी जो थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो ये जो एनर्जी है, ये रिकवरेबल फॉर्म, ये आती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। मतलब स्प्रिंग कुछ अब वर्क करेगा जो कि जिस भी बॉडी से वो अटैच रहने वाला है। क्लियर है, तो यानी कि ये ऑब्वियसली ये जो एनर्जी आएगी ये रिकवरेबल फॉर्म में आएगी। तो मैं ये सब बातों को लिख देता हूँ जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी occurs in the deformation of elastic body. Deformation of elastic body. ओके, जैसे कि स्प्रिंग, तो जैसे मैंने एक लाइन लिखवाई, तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का क्या रहेगा, एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का,
कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मतलब है, जैसे कि हमने देखा, जो वर्क डन ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट हुआ था या इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट हुआ था, वो नेट चेंज ऑफ पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो पर्टिकुलर पाथ पे डिपेंड नहीं करता जो वो नई पोजीशन पे पहुंचा 1 से लेकर 2 में, चाहे वो y2 माइनस y1 था, चाहे वो x2 माइनस x1 था। तो इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, जो कि एक बहुत मैथमेटिकल, एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, और यहाँ से हमने ये भी चीज़ शो करनी है कि ये इस पे डिपेंड नहीं करता बेसिकली। जैसे कि मैंने इसमें आपको एक और बात बताई थी, तो अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ठीक, वो स्पेस हम ले लेते हैं, और ये 1 से लेके ये 2 पोजीशन है। ठीक है, 1 से लेके 2 पोजीशन है। ये पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ से ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है ये r है, और जो इसका थोड़ा सा पार्टिकल लें, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, dr है। कितना डिस्टेंस किया, dr। फोर्स कितना लग रहा है इस पर, f लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, जो वर्क डन है, जो हमने एक फोर्स फील्ड मानी है जिसमें एफ जो लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स पे, बेसिकली आर पे डिपेंड कर रहा है, उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से आर है। तो हमें एक बात पता है कि जो वर्क डन होता है ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट डी आर, जो उसने डिस्प्लेसमेंट डी आर किया, तो वो कितना रहेगा, एफ डॉट डी आर रहने वाला है। ठीक है ना, तो टोटल वर्क डन अलॉन्ग इट्स पाथ वो क्या रहेगा, यू की वैल्यू अलॉन्ग इट्स पाथ। अभी मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स लगाने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल वर्क डन अलॉन्ग इट्स पाथ 1 से लेकर 2 क्या होने वाला है, जैसे एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ये रहने वाला है। अब ये जो एफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर है, ये जो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर है, ये लाइन इंटीग्रल है, विच इज बेसिकली डिपेंड्स इन जनरल पर्टिकुलर पाथ फॉलोड बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 एंड 2। मतलब इन पर्टिकुलर पाथ पे डिपेंड करेगा, कब, जब एफ डॉट डी आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान समझना इस चीज़ को, ये हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, एफ डॉट डी आर जो रहेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल रहेगा, व्हेन इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये कोई भी आपसे मतलब इंटरव्यू में पूछ सकता है, और इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, नो डाउट, 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कोई भी फंक्शन है, डी फाई मान लेते हैं, इसकी वैल्यू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, कब होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ कंडीशन, डेल पी अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल एक्स। अब ये आप रिकैपिचुलेट कर सकते हैं, या डेल पी अपॉन डेल जेड क्या होता है, डेल आर बाय डेल एक्स। ठीक है, ये किसकी कंडीशन है, जब ये एग्जैक्ट, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन आ गया, लेकिन कंजर्वेटिव फील्ड्स आपको आनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के वो पूछ सकते हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और ये क्या रहेगा, एक स्केलर फंक्शन, एक जो इसको सॉल्व करके क्या आने वाला है, स्केलर फंक्शन। ये थ्योरम भी हमने इसमें पढ़ी है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में। तो मैं वैसे यहाँ पर बता देता हूँ कि जो ये V1, उसको मैं मान लेता हूँ V1 V2, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया है कि जो ये वर्क डन है, ये किसके बराबर आ जाता है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाता है। इसको मैंने माइनस डेल्टा V या माइनस डी लिख दिया। ठीक है, तो V1 से लेके V2 कर दिया, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस V2 माइनस V1 आ गया। क्या समझ में आया इस बात से कि ये जो फंक्शन एफ डॉट डी आर अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है वर्क डन की, ये V2 माइनस V1 है, ये सिंपली एंड पोजीशंस पे डिपेंड करती है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड है। माइनस साइन मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि हमने पहले से साइन कन्वेंशन लिया था कि जो एनर्जी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब आप कहेंगे यार ये जो V है इसको कैसे लिखा आपने, ये भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया डी को आप कैसे लिख सकते हो, ये मैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बता रहा हूँ, बेसिकली डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स, है ना, ऐसा ही लिख सकते हैं ना, ये तो हमने पढ़ा है ना, और ये जल्दी से कहीं किसी बुक में आपको मिलने भी नहीं वाला है पूरा टॉपिक, इंटू डी जेड। ठीक है, ऐसा ही लिख सकते हैं ना। अब समझने वाली बात क्या है कि हमने कंपैरिजन किया, माइनस डेल्टा वी को क्या लिख दिया था, एफ डॉट डी आर लिखा, समझ रहे हो ना बात को, तो एफ डॉट डी आर लिखा, और जिसकी वैल्यू क्या आई है, एफ एक्स डी एक्स प्लस, है ना, यही है, ये वैल्यू आई है। कंपेयर करो चलो इनको, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके क्या आएगी, अगर डी वी की वैल्यू आप यहाँ से कंपेयर करके लिखेंगे, डी वी की वैल्यू मैं ऑलरेडी जो निकाल चुका हूँ, यहाँ से आप इन दोनों को कंपेयर करो, तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है, और एफ वाई की वैल्यू भी इसी तरह से आएगी, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, या इसी तरह से एफ जेड की वैल्यू भी आएगी माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, और हम जो फोर्स फील्ड है, फोर्स को किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपको पता ही होगा, ये सिंबल क्या कहता है, डेल ऑपरेटर है ये। ठीक है, तो जो v है उसे हम पोटेंशियल फंक्शन बोलते हैं यहाँ पर, और जो एक्सप्रेशन डेल्टा v है इसे बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फंक्शन। तो ये क्या, एक तरह से हमने पोटेंशियल फंक्शन बोला,
तो जब भी फोर्स कंपोनेंट हम पोटेंशियल से इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे तो जो फोर्स रहेगा वो कंजर्वेटिव रहेगा और जो वर्क डन जो फोर्स के कारण बिटवीन टू पॉइंट्स था वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ रहेगा। मैंने पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आपको करके बताया कि फोर्स को देखो हमने इस तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल फंक्शन बताया। वी मैंने क्या बताया यहाँ पर पोटेंशियल फंक्शन है, ठीक है। आप इसको पोटेंशियल एनर्जी मान लिया वो भी ठीक है, लेकिन आप इसको एक पोटेंशियल फंक्शन मानो इस वी को, ठीक है ना। जो मैंने यहाँ पर जो एफ डॉट डी आर को माइनस डी वी लिख दिया था, और ये कब पॉसिबल है, कब लिख सकते हो, जब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। क्लियर। तो मैंने मोटा मोटा आपको बताने की कोशिश की है इसमें, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को इसमें, मतलब बेसिकली क्वेश्चंस तो आपको ऐसे आ सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को एग्जामिनर को कभी जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तब उसको समझा पाएंगे तब बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं, कुछ भी खास लगा हो, कोई दिक्कत हो वो भी पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, कोई भी फीस नहीं लगती है लेक्चर देखने में, लेकिन अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर अच्छे होते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बुरे भी कमेंट आए उससे भी पता लगता है। तो लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।